बेटा, ये कहाँ ले आए हो तुम दोनों मुझे? यह तो वृद्धाश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि चाचा जी याद कर रहे हैं बहुत दिनों से मुझे, इसलिए थोड़े दिन मुझे मेरे भाई के यहाँ छोड़ने जा रहे हो। फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? कमल जी ने वृद्धाश्रम को देखकर अपने बेटे अमित से पूछा। अमित बोला, पापा, मैं आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ने आया हूँ। आपका कोई भाई आपको याद नहीं कर रहा, मगर यदि कल आपको बता देता कि आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते। इसलिए आपको बिना बताए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर अमित के बगल में बैठी हुई अमित की पत्नी शोभा बोली, पापा जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतर जाइए। हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले से आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको आपके कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथब्रश याद आया और निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आई। कमल जी गाड़ी में बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, यह तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्धा आश्रम छोड़कर जा रहे हो। अमित, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? बचपन में तुमने जो मांगा वह दिया, अपनी पाई पाई जोड़कर तुम्हारे भविष्य के लिए बचाया, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। अमित बोला, पापा, वैसे भी क्या कर दिया आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फिक्र मत कीजिए, थोड़े दिनों में यहाँ आपके दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका यहाँ मन लग जाएगा। वृद्धा आश्रम ही आप जैसे बूढ़ों के लिए सही जगह है। कमल जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वोस्त, मुझे तो बस मेरे बच्चों के साथ रहना है। मुझे तो मेरे घर में रहना है बस। मुझे घर वापस ले चलो बेटा। शोभा बोली, पापा जी, कौन सा घर? अब वह आपका घर नहीं है, समझे? अब वो हमारा घर है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने घर में भी दोस्तों को बुलाकर पार्टीज़ कर सकें। वैसे भी आपको तो ये पार्टीज़ वगैरह पसंद नहीं, इसलिए आपके लिए यही सही जगह है। अमित भी शोभा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, हमारे घर में भी अब से ज़्यादातर पार्टीज़ होंगी और हमें उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसलिए बेहतर है आप यहाँ रहें। कमल जी बोले, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं अमित? अमित ने कार में से उतरकर पीछे वाली डिक्की खोली और कमल जी का सामान निकालकर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए अंदर, ताकि हम भी यहाँ से जल्दी जा सकें। शोभा बोली, और कितना टाइम वेस्ट करेंगे हमारा पता नहीं। कमल जी बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गए और चुपचाप कार से उतर गए। जैसे ही वे कार से उतरे, अमित ने झटके से अपनी गाड़ी घुमाई और वहाँ से चला गया। शोभा बोली, अच्छा हुआ हमेशा के लिए बला टली। कमल जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगी पल के लिए वृद्धा आश्रम के अंदर चल पड़े। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने कमल जी के हाथ से सामान ले लिया। सहकर्मी से कमल जी के आंसू छुप ना सके। वह बोला, बाबूजी, रोइए मत। यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्ध हैं, जिनके अपने बेटे बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया। जब ये वृद्धा आश्रम इतने बूढ़ों का भार उठा रहा है, तो आपका भी उठा ही लेगा। कमल जी ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? सहकर्मी बोला, मेरा नाम मोहन है बाबूजी, और मैं 5 सालों से यहाँ सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर बहुत दुख होता है और मुझे ये बात सोचने को मजबूर कर देती है कि कैसे कोई अपने ही माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ सकता है। वैसे बाबूजी, आप मुझे अपना ही समझना और कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ देना। मोहन कमल जी को उनका कमरा दिखाते हुए बोला, वैसे आपके साथ ऐसा क्या हुआ बाबूजी कि आप यहाँ पहुँचे? कमल जी कमरे के पलंग पर बैठकर रो पड़े और बोले, मोहन, मेरी पत्नी का निधन 3 साल पहले हो चुका है। मेरी पत्नी मीरा के निधन के बाद मैं ज़्यादा बीमार ही रहने लगा। मुझसे 2 रोटी भी नहीं खाई जाती थी। एक दिन बहू शोभा से मैं बोला, बेटा, मुझसे ये रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, हो सके तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना लो। बस मेरा इतना कहते ही बहू मुझ पर भड़क पड़ी और कहने लगी, आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइशें सूझ रही हैं, कभी यह बना दो, कभी वह बना दो। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब आपकी पत्नी तो इस दुनिया में रही नहीं जो आपकी फरमाइशें पूरी करती थी, और मुझ पर यह ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा अमित भी उस दिन शोभा से बोला, शोभा,
बना दो ना खिचड़ी। खिचड़ी बनाने में भला कितना ही समय लग जाएगा। शोभा बोली, अमित, तुम्हारे पापा के लिए मुझसे अलग से कुछ ना बन पाएगा। जो भी है यही खाना पड़ेगा। वैसे भी अब ये बूढ़े हो चुके हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझसे इनका अलग से काम नहीं होगा। तुम इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। यह सुनते ही मैं डर गया। मैं बोला, बहू, अब आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो खाने को देती मैं चुपचाप खा लेता, भले मेरा पेट साथ दे या ना दे, मगर मैं उससे कुछ ना कहता। एक दिन अमित जब मुझे जेब खर्च के पैसे दे रहा था तो शोभा ने अमित के हाथ से पैसे ही खींच लिए और बोली, क्या ज़रूरत है अमित इन्हें पैसे देने की? पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, टीवी और बिजली का बिल बढ़ाते हैं, वह अलग, खाने को भी सब कुछ मिल जाता है, तो उन्हें ये जेब खर्च किस बात की दी जा रही है? मैं बोला, बेटा, कभी कभी नीचे दोस्तों के साथ टहलने जाता हूँ तो कभी कोई दोस्त कहता है कि आज रिक्शे में मंदिर चले जाते हैं। अब इस उम्र में इतना चलना हो नहीं पाता है कि मंदिर चलकर जा पाएँ। तब जेब में 2 पैसे चाहिए होते हैं तो रिक्शा पकड़ सकते हैं, वरना दोस्तों के सामने शर्म महसूस होती है। शोभा बोली, पापा जी, कोई ज़रूरत नहीं दूर दूर मंदिर जाने की, हमारे बगल वाले मंदिर ही जाया कीजिए ताकि रिक्शा के पैसे बच जाएं। अमित बोला, पापा, शोभा सही कह रही है, बस उस दिन से मुझे जेब खर्ची भी मिलनी बंद हो गई। मैं तो चुपचाप ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था, हे भगवान, अब मुझे भी जल्दी उठा ले। मीरा न जाने मुझसे पहले क्यों चली गई, मुझे उसका बहुत सहारा था। उसके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगा था मैं। थोड़े दिनों बाद घर में अमित और शोभा आए दिन अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टीज करने लगे। मेरे कमरे को वो लोग बाहर से ताला लगा देते। मैं उस छोटे से कमरे में पड़ा रहता, मगर एक रोज़ रात को बाहर पार्टी चल रही थी और मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दम घुटने लगा तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद अमित और शोभा ने दरवाज़ा खोला और मुझे डांटने लगे। आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टी जल्दी ख़त्म करनी पड़ी और हमारे दोस्तों को ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। अमित भड़क कर बोला, आपने पूरा मूड ख़राब कर दिया आज। दोनों ने मेरा हालचाल भी न पूछा। मैं थोड़ी देर तक हाफता रहा, मगर दोनों मुझे अनदेखा कर अपने कमरे में चले गए और आज मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने का झूठ बोलकर यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मगर दोनों ने मेरी एक न सुनी। कमल जी की सारी कहानी सुनकर मोहन की आंखें भी चलक पड़ी। मोहन बोला, बाबूजी, फिर क्यों आप उन लोगों के साथ वापस घर जाना चाहते हो? वे लोग तो आपका ध्यान भी नहीं रखना चाहते, यहाँ कम से कम आपका ध्यान तो रखा जाएगा। कमल जी बोले, मोहन, उस घर से यादें जुड़ी हैं मेरी और मीरा की। मीरा की यादों के सहारे मैं उस घर में कैसे भी गुजारा कर लेता और चाहता था कि मेरी अंतिम सांसें मेरे घर में ही पूरी हो। मेरे घर से मेरी अर्थी निकले, इसलिए तो बेटे बहू का यह व्यवहार भी सहन कर रहा था। मोहन बोला, बाबूजी, आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। कमल जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बैग में से मीरा जी की तस्वीर निकालकर देखने लगे। मोहन उतने में कमल जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गया। कमल जी धीरे धीरे वृद्धाश्रम में रचने बसने लगे थे, मगर उन्हें घर बहुत याद आता था। उनके घर के आसपास रहने वाले उनके सभी मित्र बहुत याद आते थे। सुबह सारे वृद्ध मित्र साथ में सैर सपाटे के लिए जाते थे और शाम होते ही सोसाइटी की बेंच पर बैठकर गप्पे मारते थे। घर में बेटे बहू का व्यवहार बहुत अकड़ता था, मगर कम से कम उस घर में मीरा की यादें तो बसी हुई थी। तन्हाइयों में उन्हीं यादों के सहारे ही जिंदगी कट जाती थी। एक दिन कमल जी वृद्धाश्रम में कुछ पेड़ लगा रहे थे कि उन्हें उनके दोस्त वर्मा जी की बेटी रितु ने देखा और बोली, अंकल जी, आप यहाँ कैसे? रितु को देखते ही कमल जी भाव विभोर हो उठे और उन्होंने सारी घटना रितु को बताई। रितु पेशे से वकील थी। दूसरे दिन ही अमित के घर नोटिस पहुंच गया। नोटिस देखकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है शोभा। शोभा गुस्से से बोली, अमित, तुम भी बुद्धू ही रहोगे। पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले ये तो देख लेते कि घर का लोन उन्होंने पूरा भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अमित बोला, घर का लोन तो पूरा भरा जा चुका है शोभा, फिर पता नहीं ये घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है। अभी के अभी इस वकील के पास चलते हैं। अमित और शोभा रितु के पास पहुंचकर बोले, हमें ये घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं।
रितु ने अंदर से कमल जी को बुलाया और बोली, अगर तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो ये कौन है? कमल जी को देखकर बेटा बहू हक्के बक्के रह गए और अमित बोला, पापा आप बताइए इनको कि असली हकदार तो मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का। आखिर उस घर पर मेरा भी तो उतना ही हक है जितना आपका। कमल जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर क्या किया है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो। और बहू, तुम्हें हमेशा बेटी माना, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। रितु बोली, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल दें तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। अमित और शोभा दोनों कमल जी से माफ़ी मांगने लगे और अमित बोला, पापा जी आप चलिए हमारे साथ ही रहिए, मगर हमें घर से मत निकालिए। शोभा बोली, पापा जी आप तो मुझे अपनी बेटी समझते थे ना, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रितु बोली, तुम दोनों अपना यह नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को यूं घर से निकाल दें, ऐसे बच्चों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। कमल जी को रितु ने हौसला दिया था, जिससे कमल जी में वापस आत्मसम्मान लौट आया था और वे बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे? मैं ही अब तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद कमल जी का खोया आत्मसम्मान वापस लौट कर आया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।